आज की इस वीडियो में हम लोग ERP नेक्स्ट सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन कैसे स्टार्ट कर सकते हैं इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप मेरे डेस्कटॉप पे प्रेजेंटेशन का स्लाइड देख रहे हो, हाउ टू स्टार्ट विथ ERP नेक्स्ट सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन। ERP नेक्स्ट सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है, कौन कौन सा टेक्निकल नॉलेज या कौन कौन से टेक्निकल एस्पेक्ट के ऊपर हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। किस तरह से हम लोग ERP नेक्स्ट सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर सकते हैं, उसके लिए आज की इस वीडियो में हम लोग किस किस विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। ERP नेक्स्ट वेबसाइट का हम लोग इंट्रोडक्शन लेंगे, उसके साथ साथ ERP नेक्स्ट सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट कौन कौन सी है, टेक्निकल स्किल्स कौन कौन से आपको रिक्वायर्ड है सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन के लिए। ERP नेक्स्ट में मॉड्यूल्स और उसके माइलस्टोन्स के ऊपर चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ प्रोसेस, इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस कैसे होने वाला है, कैसे करेंगे, प्रोसेस कैसे होता है, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। और सबसे आखिर में टारगेट्स और सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन एग्जैक्टली है क्या, उसके टर्म्स क्या क्या है, इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। ERP नेक्स्ट सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन कैसे स्टार्ट किया जाए, इससे सबसे पहले हमको एक वेबसाइट, कंपनी का ERP नेक्स्ट का वेबसाइट हमको इंस्टॉल करना होता है या डाउनलोड करना होता है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले आपके गूगल ब्राउजर के ऊपर जाके आपको erpnext.com नाम का URL डाल के वेबसाइट, ERP नेक्स्ट का वेबसाइट ओपन करना है। उसमें आपको प्राइसिंग मेन्यू के ऊपर जाके आपको गेट स्टार्टेड बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप गेट स्टार्टेड बटन के ऊपर आप क्लिक करते हो, आपको फ्री ट्रायल का एक 14 दिन का आपको एक फ्री ट्रायल का पैकेज मिलता है। उसके ऊपर आपको एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म के ऊपर आपकी कंपनी का URL, जो डिजायर URL होता है वो URL आपको डालना है। उसके साथ साथ आपका नाम, आपका ईमेल ID और आपका पासवर्ड भी आप वहाँ पे सेट कर सकते हो। उसके साथ साथ आपको टर्म्स, ERP नेक्स्ट के टर्म्स, पॉलिसी टर्म्स एक्सेप्ट करने होते हैं। और जैसे आप क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन करते हो, आपका ईमेल ID वेरीफाई होता है, आपको एक वेरीफाई का लिंक आता है। उस लिंक के ऊपर, अपने वेरिफिकेशन लिंक के ऊपर अगर क्लिक करते हो तो नेक्स्ट स्टेप में आपको आपके कंपनी के डिटेल, GST के डिटेल्स और आपका यूजर नेम, पासवर्ड के डिटेल आपको सेट करके ये वेबसाइट आपको 14 दिन के लिए फ्री ट्रायल के लिए आपको मिल सकता है। उसके बाद एक बार आप ERP नेक्स्ट का वेबसाइट कॉन्फ़िगर कर लेते हो, वेबसाइट आपके पास इंस्टॉलेशन हो जाता है, तो आपको बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होनी चाहिए, कौन सी आपको बेसिक रिक्वायरमेंट्स है टू ऑर्डर टू स्टार्ट सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन ERP नेक्स्ट का। सबसे पहले आपके पास, कंपनी के पास ऑब्वियसली कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स होना ज़रूरी है। उसके साथ साथ एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ERP नेक्स्ट क्लाउड बेस और वेब बेस ERP एप्लीकेशन है। उसके लिए आपको स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ कंपनी की ऑल इंफॉर्मेशन, जैसे कि कंपनी का GST नंबर, कंपनी के सर्टिफिकेशंस या कोई रजिस्ट्रेशन होगा, ISO का रजिस्ट्रेशन होगा, इसके साथ साथ बहुत महत्वपूर्ण जानकारी यानी कि कंपनी का डेटा, मास्टर डेटा, जिसमें कंपनी के सप्लायर्स हो, कंपनी के कस्टमर्स हो, कंपनी का आइटम्स, प्रोडक्ट्स की लिस्ट हो, ये सब डेटा हमें सॉफ्ट कॉपी में हमको एक्सपोर्ट करने के लिए या इंपोर्ट करने के लिए हमें एक्सेल शीट में ये सॉफ्ट कॉपी में डेटा लगेगा। उसमें आपके कंपनी के सप्लायर्स यानी कि क्रेडिटर्स, कस्टमर्स यानी कि डेटर्स,
उसके साथ साथ कंपनी के प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, कंपनी के फिनिश प्रोडक्ट्स, रॉ मटेरियल्स, बॉट आउट मटेरियल्स, जो भी एटम कोड्स, उसके साथ साथ अगर कंपनी के डेटर क्रेडिटर के ओपनिंग बैलेंसेस, ऐसे सब कुछ डेटा हमें डेटाबेस प्रिपेयर करने के लिए हमें सॉफ्ट कॉपी में यानी कि एक्सेल शीट के टेम्पलेट में ये लगेंगे। उसके साथ साथ एंड यूजर्स के रिक्वायरमेंट, उसके साथ हमें एंड यूजर्स कौन कौन से एंड यूजर्स इस ईआरपी नेक्स्ट एप्लीकेशन के ऊपर काम करने वाले हैं और उनको पास इस ओवरऑल अपने बिजनेस का या अपने डोमेन का फंडामेंटल और बेसिक नॉलेज है क्या, ये भी हमें देखना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि कोई भी ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हमारे एंड यूजर्स या हमारी जो स्ट्रिंग कमिटी होती है उनके पास कंपनी जिस डोमेन में काम कर रही है उस डोमेन का बेसिक और फंडामेंटल नॉलेज बहुत ज़रूरी होता है। उसके साथ साथ ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन हमारी कंपनी क्यों कर रही है, उसके नीड्स क्या है, उस ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन से हम क्या क्या आउटपुट निकालने वाले हैं, उसका इस्तेमाल किस प्रकार से होने वाले हैं, जिसे हम डिज़ायर्स कहते हैं। और ये ईआरपी नेक्स्ट हम कौन कौन से प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए इम्प्लीमेंट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू ऑल डिपार्टमेंट्स, इसका भी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हर एक यूजर्स को अपने कंपनी की बिजनेस प्रोसेसेस का अंडरस्टैंडिंग क्रिस्टल क्लियर तरीके से होना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे कंपनी का बिजनेस प्रोसेस क्या है, उसके वर्क फ्लोज क्या है और कहाँ कहाँ हमें अथोराइजेशन का रिक्वायरमेंट होना चाहिए, कहाँ पे हमें अप्रूवल का रिक्वायरमेंट होना चाहिए, इसका बिजनेस प्रोसेस फ्लो या वर्क फ्लो हर एक यूजर्स को डिपार्टमेंट वाइज होना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ यूजर्स को मिनिमम बेसिक इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सॉफ्टवेयर या ईआरपी या प्रेजेंटेशंस होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन का जो प्रेजेंटेशन होता है या उसका जो डॉक्यूमेंटेशन होता है वो सब इंग्लिश लैंग्वेज में होता है, तो बेसिक इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स हर एक यूजर्स के पास होना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ अगर या हम सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं तो हमें हर एक यूजर्स के पास डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम लिमिट। अगर हमें सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन हमारे कंपनी को प्रायोरिटीज देते हुए, हर एक टास्क को प्रायोरिटी देते हुए अगर टाइमली कंप्लीशन करना है तो टाइम मैनेजमेंट, इफेक्टिवली टाइम मैनेजमेंट करना आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमें सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन के साथ साथ हमारे रेगुलर बेसिस के काम तो करने हैं, लेकिन डे टू डे रूटीन बिजनेस के ट्रांजेक्शन करने हैं, उसके साथ साथ हमें सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन भी करना है। तो इसके लिए टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए, वो एक स्किल यहाँ पे ज़रूरी है। हर एक डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने ही या किसी मैनेजमेंट लेवल के इंसान ने ही सेल्फ इम्प्लीमेंटर होना ज़रूरी है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। एंड यूज़र भी उसका डाउन द लाइन या उसकी टीम मेंबर भी ये ईआरपी नेक्स्ट सेल्फ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन के लिए फुल डे देना या 8 घंटे देना ज़रूरी नहीं है। हमें साथ साथ जैसे कि हम डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स भी हमें साथ साथ करने हैं और उसके साथ साथ ईआरपी नेक्स्ट भी हमें सेल्फ इम्प्लीमेंट करना है। तो एंड यूज़र अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ये इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। यूजर्स के लिए सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यूजर्स के लिए डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होना बहुत ज़रूरी है। हर एक यूजर्स के पास
डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होना बहुत ज़रूरी है टू इम्प्लीमेंट द ईआरपी एज पर द शेड्यूल। क्योंकि अगर उसके पास निर्णय लेने की क्षमता नहीं होगी, निर्णय लेने का स्वातंत्र्य अगर नहीं होगा, तो टाइमली वो यूजर्स ईआरपी नेक्स्ट इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो किसी ना किसी के ऊपर उसको निर्भर रहना होगा, उसके लिए उसका समय जा सकता है। अगर वो स्वयं डिसीजन ले सकता है कि मुझे इस स्टेप के बाद इसका इम्प्लीमेंट करना है, उस स्टेज के बाद उसको इम्प्लीमेंट करना है, तो ये इम्प्लीमेंटेशन का काम जल्द से जल्द खत्म हो सकता है। तो इसीलिए उसको स्वयं, उस एंड यूजर को स्वयं निर्णय लेने का स्वातंत्र्य होना चाहिए। अब टेक्निकल नॉलेज क्या क्या होना चाहिए ईआरपी नेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशन के लिए? उसके लिए मिनिमम बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, जैसे कि MSCIT का एखादा कोर्स या MS ऑफिस का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ दूसरा टेक्निकल नॉलेज, यानी कि कंपनी का डोमेन, जिस डोमेन में कंपनी काम कर रही है उस डोमेन का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ डोमेन नेम, यानी कि वेबसाइट का नाम क्या होता है, क्लाउड होस्टिंग क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, कौन कौन से डेटाबेस, करंट डेटाबेस हम कौन सा यूज़ कर रहे हो, इसका नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ बेसिक नॉलेज ऑफ MS ऑफिस, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, या डेटा इंपोर्ट और रिपोर्ट मैनेजमेंट का भी थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इंटरनेट ब्राउजिंग रिलेटेड या सर्फिंग रिलेटेड एक्सपीरियंस आजकल तो वैसे सबके पास होता है, क्योंकि आजकल स्मार्टफोन के ज़माने में हम व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के ज़माने में इंटरनेट ब्राउजिंग और सर्फिंग सबको ही मालूम होता है। फिर भी एक बेसिक नॉलेज होना इंटरनेट के बारे में, ब्राउजिंग के बारे में या सर्फिंग के बारे में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ईआरपी नेक्स्ट ये क्लाउड होस्टिंग है, वेब बेस्ड ईआरपी है। तो इंटरनेट और ब्राउजिंग और सर्फिंग का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ कई बार क्या होता है कि अगर कहाँ पे अगर दिक्कत आ जाती है तो हमें ऑनलाइन मीटिंग्स करनी पड़ती है, ऑनलाइन कम्युनिकेशन या गूगल मीट अरेंज करना पड़ता है, जूम मीटिंग अरेंज करनी पड़ती है। तो उसके लिए ऑनलाइन कम्युनिकेशन टूल्स जैसे कि गूगल मीट है, जूम है, या और कोई दूसरा माध्यम होगा, तो उस तरीके से हम लोग गूगल मीट और जूम मीट के ऊपर हम लोग कम्युनिकेशन करना आना चाहिए, उसका नॉलेज भी होना बहुत ज़रूरी है। अब माइलस्टोन्स कैसे सेट किए जाते हैं, किस प्रकार से माइलस्टोन्स अचीव किए जाते हैं, या किस प्रकार से माइलस्टोन सेट करना चाहिए, इसके ऊपर हम बात करेंगे। माइलस्टोन्स ईआरपी नेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशन के लिए मॉड्यूल्स और वीक्स में माइलस्टोन्स हम स्टैंडर्ड माइलस्टोन्स में आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये डिपेंड है अपने कंपनी का वैल्यूम कितना है, कंपनी का बिजनेस वैल्यूम कितना है, इसके ऊपर ये कई बार इसमें बदलाव भी आ सकते हैं या वेरी भी हो सकते हैं। लेकिन स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है, एक थंब रूल, बेसिक थंब रूल क्या होता है, तो वीक 1 में सबसे पहले हफ्ते में हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। उसमें ईआरपी नेक्स्ट का इम्प्लीमेंटेशन क्या, सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन क्या है, किस प्रकार से सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन हम स्टार्ट कर सकते हैं, उसके लिए ईआरपी नेक्स्ट का सेटअप करना है, डेटा रिक्वायरमेंट या डेटा जनरेशन करना है। उसके साथ साथ डेटा कलेक्शन भी करना है। उसके साथ साथ अगर कुछ डेटा कलेक्शन करना पड़ेगा, उसके साथ साथ अगर आपको कुछ रिपोर्टिंग फॉर्मेट्स भी आपको डिसाइड करने पड़ेंगे। वीक 2 में हम लोग अकाउंटिंग मॉड्यूल स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें हम लोग बेसिक अकाउंटिंग मॉड्यूल, यानी कि उसमें कंपनी का कॉन्फ़िगरेशन, चार्ट्स ऑफ अकाउंट का कॉन्फ़िगरेशन, जीएसटी मॉड्यूल का कॉन्फ़िगरेशन, और साथ साथ एडवांस अकाउंटिंग मॉड्यूल, यानी कि हमारे जो डेटर्स क्रेडिटर्स के ओपनिंग बैलेंसेस डालना हो,
या स्टॉक का वैल्यूएशन का ओपनिंग डालना हो, इस प्रकार के काम हम दूसरे हफ्ते में यानी कि वीक सेकंड में हम लोग कर सकते हैं। तीसरे हफ्ते में हम लोग बाइंग, सेलिंग और स्टॉक मॉड्यूल के ऊपर यानी कि इन्वेंट्री मॉड्यूल के ऊपर हम काम करेंगे। उसमें पहली चीज हम लोग परचेसिंग मॉड्यूल यानी बाइंग मॉड्यूल के ऊपर काम करेंगे। उसमें हम लोग सप्लायर का मास्टर हो, आइटम मास्टर हो, उसके साथ साथ सेलिंग मॉड्यूल यानी सेल्स मॉड्यूल में कस्टमर का मास्टर हो, फिनिश गुड्स के आइटम्स हो, उसके साथ साथ इन्वेंट्री मॉड्यूल हो, हमारा जो स्टॉक्स का फिगर्स है, स्टॉक के ओपनिंग बैलेंसेस है, वो हम लोग तीसरे हफ्ते में हम लोग ईआरपी में डाल सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोग तीसरे हफ्ते में काम कर सकते हैं। चौथे हफ्ते में हम सीआरएम, मैन्युफैक्चरिंग और क्वालिटी मॉडल के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, जिसमें सीआरएम में कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में हम लोग लीड का डेटा डालेंगे। मैन्युफैक्चरिंग मॉड्यूल में बिल ऑफ मटेरियल हम लोग जनरेट कर सकते हैं। क्वालिटी मॉड्यूल में क्वालिटी रिलेटेड टेम्पलेट अगर बनाना होगा तो हम लोग चौथे हफ्ते में बना सकते हैं। पांचवें हफ्ते में एचआर मॉड्यूल, प्रोजेक्ट्स और सर्विस मॉड्यूल यानी सपोर्ट मॉड्यूल के ऊपर काम कर सकते हैं। छठवें हफ्ते में वीक 6 में हम लोग होम, वेबसाइट, यूजर रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशंस, यूजर रिलेटेड अपडेशंस हम लोग कर सकते हैं। सातवें हफ्ते में रिपोर्टिंग, माइग्रेशन और कस्टमाइजेशन के ऊपर रिक्वायरमेंट हम लोग जनरेट कर सकते हैं। आठवें हफ्ते में इंटीग्रेशंस, अगर कोई थर्ड पार्टी इंटीग्रेशंस हो, सेटिंग हो, कंप्लीशन की प्रोसेस हम लोग शुरू कर सकते हैं। तो इस प्रकार जनरली एक मीडियम स्केल का ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन 8 हफ्तों में हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। उसके साथ सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस किस प्रकार का होता है। एक बार कंपनी पैकेज परचेस कर लेती है तो उसके यूजर्स विल स्टार्ट वॉचिंग द वीडियोज। जो वीडियो उनको मिलते हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन उनको मिलता है, वो वीडियो उन्होंने देखना शुरू करना चाहिए और डॉक्यूमेंटेशन जो मिला हुआ है उसको थोरोली और बहुत ही बारीकी से उसको पढ़ना चाहिए और उसका अंडरस्टैंडिंग करना चाहिए। जो जैसे हर एक वीक में जो प्लान दिया जाता है उस वीक के हिसाब से उस हर एक यूजर ने उस वीक्स में जो जो स्टेप्स या जो जो माइलस्टोन सेट किए हुए उसका वीडियो और उसका डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने रीड करना चाहिए। हर एक वीक कंप्लीशन होने के बाद अगर इम्प्लीमेंटेशन में कुछ समस्या आती है या इम्प्लीमेंटेशन में कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं या कंसल्टेशन के लिए उन्होंने 1-to-1 कॉल का सेशन भी वो बुक कर सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन के साथ या इम्प्लीमेंटेशन कोच के साथ। उसके बाद कॉल बुक करने के बाद उनको कंसल्टेशन पैकेज अगर उन्होंने परचेस किया होगा तो उनको एक लिंक प्रोवाइड की जाएगी, गूगल मीट की या जूम लिंक की। उसके थ्रू कंसल्टेशन कोच या इम्प्लीमेंटेशन कोच उनको प्रॉपर गाइड करेंगे। अगर उनको कुछ समस्या हो, कुछ प्रॉब्लम हो तो उसके ऊपर। उसके बाद कंसल्टेशन कोच के साथ साथ जो प्लान दिया गया है उसके साथ साथ मॉड्यूल का इम्प्लीमेंटेशन होते रहता है। अगर कुछ उसमें चैलेंजेस आते हैं, डाउट्स है, इश्यूज है ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन, वो कंसल्टेशन कोच के साथ या गाइडेंस लेके उसको रिजॉल्व किया जा सकता है एट द टाइम ऑफ 1-to-1 सेशंस में। एक बार अगर इम्प्लीमेंटेशन खत्म हो जाता है तो जो भी पैकेज उन्होंने परचेस किया रहता है उस पैकेज के हिसाब से उनको सपोर्ट्स के आवर्स मिलते हैं और वो सपोर्ट्स के आवर यूजर उनके कन्वीनियंस के हिसाब से वैलिडिटी की पीरियड के अंदर अंदर वो सपोर्ट के पैकेज वो कंज्यूम कर सकते हैं।
यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए, सपोर्ट ये सिर्फ उन्हीं लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा जो कंसल्टेशन पैकेज जिन्होंने परचेस किया हुआ है, उन्हीं लोगों को सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। तो एक बार इम्प्लीमेंटेशन खत्म होने के बाद आप अगर आपने कंसल्टेशन का पैकेज लिया होगा तो उस कंसल्टेशन पैकेज में जितने आवर्स आपको अलोकेट किए गए हैं विथ वैलिडिटी पीरियड, उसी दौरान आपको कॉल करके आपके समस्याओं का निराकरण करवा के लेना है, या आपको जो चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स आपने फेस किए उसको उसके ऊपर कंसल्टेशन लेना है। एक बार वैलिडिटी पीरियड खत्म हो जाता है तो आपको सपोर्ट दोबारा से परचेस करना पड़ेगा। ये बात कृपया ध्यान में रखिए। पोर्टल ईआरपी नेक्स्ट के पोर्टल के ऊपर अगर कुछ टेक्निकल इश्यूज एंड यूजर अगर फेस कर रहा होगा तो एंड यूजर कैन रेज उनका टिकट रेज कर सकते हैं, और जो ईमेल आईडी एट द टाइम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड किया जाता है उस ईमेल आईडी के ऊपर आप अगर हमें सपोर्ट का मेल आप करते हो तो आपको पोर्टल रिलेटेड जो भी टेक्निकल इश्यू है तो उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो एंड यूजर कभी भी ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन पोर्टल रिलेटेड इश्यू आते हैं तो उसके ऊपर आप टिकट रेज करके आप सपोर्ट पा सकते हो। अब सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन के लिए टारगेट और टर्म्स ऑफ सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन कैसे होने चाहिए। जनरली एक मीडियम स्केल का इम्प्लीमेंटेशन ये मिनिमम 8 हफ्तों में कंप्लीट हो जाता है, तो आपको भी 8 हफ्तों में इम्प्लीमेंटेशन का टारगेट रखना बहुत ज़रूरी है। अगर ये 8 हफ्तों में इम्प्लीमेंट नहीं होता तो वीडियोस और प्रेजेंटेशन का वैलिडिटी पीरियड भी उसमें निकल जाएगा, क्योंकि ये वैलिडिटी पीरियड भी उसी हिसाब से हमने डिफाइन किया हुआ है। उसके बाद यूजर्स अगर कोई समस्या आती है तो कंसल्टिंग सेशन, सपोर्ट, और कभी भी ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन पीरियड और पैकेज आपने जो परचेस किया हुआ है उस पैकेज के वैलिडिटी पीरियड के हिसाब से आप कभी भी कंसल्टिंग सेशन आप बुक कर सकते हो। एक बार वैलिडिटी पीरियड अगर खत्म हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है, तो उसके बाद वापस दोबारा यूजर्स को या एंड यूजर्स को पोर्टल के ऊपर जाके वापस एक बार सेशन बुक करना पड़ेगा, लेकिन वो भी पेड होगा। कंसल्टिंग सेशन और सपोर्ट ये मिनिमम 45 मिनट रहेगा, और वो भी रिकॉर्डेड सेशंस होगा, और आपको एक नोटिफिकेशन और ईमेल नोटिफिकेशन आपको आता जाएगा आपके कंजम्पशन के हिसाब से। महत्वपूर्ण टर्म्स कंडीशन आप इसमें ध्यान में रखिए कि अगर यूजर किसी भी कारणवश सेल्फ इम्प्लीमेंट करने में नाकामयाब होता है या फेल होता है, किसी भी कारण ड्यू टू एनी रीजन, तो कंपनी ये रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी, और उस केस में किसी भी प्रकार के रिफंड्स, पेमेंट के रिफंड्स आपको नहीं मिल सकते हैं। तो सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन के करने से पहले हर एक सूचनाओं को बहुत ध्यान से और बहुत बारीकी से पढ़ना बहुत जरूरी है। कंसल्टेशन सपोर्ट एज पर कैलेंडली शेड्यूल बुकिंग्स ये सोमवार से शुक्रवार मॉर्निंग 11 से 6 बजे तक के बीच में आपको कभी भी अवेलेबल हो सकता है। वापस एक बार ध्यान में रखिए, कंसल्टिंग और सपोर्ट कंसल्टेशन ये एज पर कैलेंडली शेड्यूल बुकिंग के अनुसार आपको
सोमवार से शुक्रवार के बीच 11 से 6 बजे तक आप कभी भी बुक करवा सकते हो। उसी पीरियड में ये अवेलेबल रहेगा। तो चलिए, इस टॉपिक के लिए ये सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन का वीडियो यहीं समाप्त होता है।